हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं उन सबको आप पहले देखिए जाके। उसमें मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है। कई सारे लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, ब्लड, सेल, टिश्यू, सारे लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। जाके आप चैनल पे विजिट करिए और देखिए इनको। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का मेरा टॉपिक जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम है। आज का टॉपिक जो है मेरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके पार्ट्स और इसका फंक्शन क्या होता है। ह्यूमन बॉडी में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, उसको ही हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। गैसेस का एक्सचेंज ही हमें रिस्पायरेशन कहलाता है। रिस्पायरेशन के थ्रू ही हमें जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड से लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू तक जाती है। लेकिन जो टिश्यू में सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे एनर्जी बनती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में आता है, ब्लड से लंग्स में आता है। ये क्रिया ही जो है रिस्पायरेशन कहलाती है। रिस्पायरेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन जो होता है ब्लड और सेल्स के बीच में होता है। ब्लड और सेल्स के बीच में जो रिस्पायरेशन होता है इसे इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। और जो अगर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात करते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में ब्लड और लंग्स के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ब्लड और लंग्स के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। जो ब्रीदिंग रेट होता है, कितनी बार हम सांस लेते हैं, तो 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ पर मिनट से हम सांस लेते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को ही रिस्पायरेशन बोलते हैं। और जहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जिसके जो जितने भी ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जो ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं, इन सब को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के मेनली 2 टाइप्स का दो पार्ट में तो डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट और दूसरे होते हैं लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट। अपर रिस्पायरेटरी पार्ट की अगर बात करें, अपर रिस्पायरेटरी पार्ट में नोज आता है, नजल कैविटी, नोज और नजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स। और लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट की अगर बात करें तो उसमें ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई आते हैं। ठीक, अगर इसके हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसमें मैंने स्ट्रक्चर्स भी बनाया है। इसमें अगर मैं आपको समझाऊं इसके बारे में तो सबसे पहले नोज आता है। सबसे पहले ये नोज हो गई। नोज में ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल्स होती है, जो कि स्मेल को जो है सेंस करती हैं। और ये रूफ ऑफ नजल के चैम्बर बनाती हैं, नजल चैम्बर की छत बनाती हैं। और ये होता है नॉस्ट्रिल, जहाँ से एयर जो है अंदर जाती है। और ये फायरिंग्स होता है, ये पूरा पार्ट जो है फायरिंग्स का होता है। फायरिंग्स होता है एक ऐसा कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू हमारा फूड भी अंदर जाता है और एयर भी अंदर जाती है। फिर देन लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई जो होता है, ट्रेकिया जो है 2 भागों में डिवाइड होती है। तो इसको हम ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है। फिर देन ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर ये एल्वेलाई हो गए। ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स की यदि वेट की बात करें तो 625 ग्राम होता है। राइट लंग्स का इसका जो वेट होता है 625 ग्राम होता है। जबकि लेफ्ट लंग्स का वेट अगर बात करें इसकी, हम लेफ्ट लंग्स के वेट की, तो इसमें जो है 575 ग्राम होता है, 575 ग्राम्स होता है। और राइट का होता है 625 ग्राम्स। और इसमें होता है 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। ये राइट लंग्स हो गया, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। ये राइट लंग्स हो गया, जैसे देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये राइट लंग्स हो गया। इसमें एक ये होता है हॉरिजॉन्टल फेसर।
ये अपर लोब हो गया, ये मिडल लोब, ये इनर लोब। इसके अपर लोब और मिडल लोब के बीच में आता है हॉरिजॉन्टल फिशर, और जो मिडल लोब्स और लोअर लोब्स के बीच में आता है उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू फिशर। अगर लेफ्ट लंग्स की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब्स होते हैं। ये होता है कार्डियक नोच, जैसे ये दबा हुआ हिस्सा होता है ना, तो ये होता है कार्डियक नोच। यहाँ पे हार्स होता है, हार्ट यहाँ पे पाया जाता है। अगर बात करें लेफ्ट लंग्स की, तो लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब्स होते हैं। ये होता है अपर लोब्स, ये पूरा अपर लोब्स होता है, और ये होता है लोअर लोब्स। इसके बीच में ये जो होता है सेप्टम जो होता है, जो डिवाइड करता है, जो इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू फिशर। अगर विंड पाइप की बात करें, विंड पाइप में एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, जो इसको हम इपिग्लॉटिस बोलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट की अगर बात करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट, तो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, नोज आता है, नजल चैम्बर आता है। तो नोज एक ऐसा नोज से ही नजल कैविटी बनती है, नजल कैविटी ही नोज से ही नजल कैविटी बनती है। नजल कैविटी जो है नजल सेप्टम से डिवाइड होती है, नजल कैविटी जो होती है वो नजल सेप्टम से डिवाइड होती है। नोज का जो आगे का भाग होता है, नोज का जो आगे का हिस्सा होता है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है वो बोमर और इथोमाइड बोन से बना होता है। आगे का हिस्सा हाइलिन कार्टिलेज से, और जो पीछे का हिस्सा होता है बोमर और इथोमाइड बोन से बना होता है। नजल कैविटी की बात करें, रूफ, जो रूफ छत होती है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया होती है, जिसमें हमने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया था, जो इससे स्मेल को सेंस करती हैं, जो है स्मेल को सेंस करती हैं। इसमें जो नजल कैविटी में सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलिया पाई जाती हैं, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलिया पाई जाती हैं, जिसमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलिया में गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रिएशन करते हैं। ये म्यूकस सिक्रीट होता है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलिया के थ्रू में पाए जाते हैं गॉबलेट सेल्स, उसके थ्रू जो है म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस की अगर बात करें, तो जो म्यूकस होता है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं। म्यूकस जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, जो कि लुब्रिकेशन और फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब जो है जब एयर अंदर जाती है तो म्यूकस होते हैं जिसमें अगर बैक्टीरिया होंगे उसको जो है किल करने के करते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाता है और लुब्रिकेशन करता है। नजल कैविटी में एक नलिका पाई जाती है, जो कंजक्टाइवा, आँख की कंजक्टाइवा जो होती है वहाँ तक जाती है, आँख की कंजक्टाइवा तक जाती है। नजल कैविटी से एक नलिका आँख की कंजक्टाइवा तक जाती है, कंजक्टाइवा तक जाती है, जिसको हम नोजो लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं, नोजो लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। इसके थ्रू जो है आंसू जो होते हैं, आंसू, आँख से जो पानी आता है जिसको बोलते हैं आंसू, जो होते हैं वो नजल कैविटी में आते हैं। फंक्शन की अगर बात करें, नोज की क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले तो ये नोज जो होता है एयरवे पैसेज प्रोवाइड करता है, एयरवे पैसेज प्रोवाइड करता है एयर को जाने के लिए, एयरवे पैसेज प्रोवाइड करता है। और दूसरी अगर बात करें तो ये जो होता है प्यूरिफिकेशन करता है, जो नाक में जो नजल नजल कैविटी होती है, नजल कैविटी के अंदर जो हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर जो होते हैं वो प्यूरिफिकेशन करते हैं एयर को। और इसके अंदर जो गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, म्यूकस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है म्यूकस के थ्रू, जो कि गॉबलेट सेल्स सिक्रेट करती हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल कोलुमनार एपिथेलिया से। फिर ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, और ये एयर जो इसमें जो होते हैं नोज, जो नोज में हेयर्स पाए जाते हैं वो डस्ट पार्टिकल को भी रोकते हैं। ऑल्फैक्टरी जो होती है वो स्मेल का सेंस करती है, जो कि नोज में, नोज के नजल कैविटी के रूफ को बनाती है, रूफ में पाई जाती है। फिर फायरिंग्स की अगर बात करें तो ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, फायरिंग जो होता है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी एक खासियत है जो फूड और एयर को दोनों को एक पैसेज प्रोवाइड करता है। फायरिंग्स की अगर लेंथ की बात करते हैं तो 12 से 14 सेंटीमीटर, फायरिंग्स की लेंथ की अगर बात करें तो 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। पार्ट ऑफ फायरिंग्स की बात करें तो सबसे पहले आता है नोजो फायरिंग्स, ओरो फायरिंग्स, लैरिंगो फायरिंग्स। नोजो फायरिंग्स होता है जो नोज से अटैच रहता है फायरिंग्स का पार्ट, उसको बोलते हैं नोजो फायरिंग्स। जो ओरल कैविटी से अटैच रहता है उसको बोलते हैं ओरो फायरिंग्स। नोज से अटैच रहता है जो, उसको बोलते हैं नोजो फायरिंग्स। ओरल कैविटी से जो अटैच रहता है तो उसको बोलते हैं
ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स से अटैच रहता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। फंक्शन की अगर बात करें, फेरिंग्स का क्या क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले तो ये पैसेज प्रोवाइड करता है एयर और फूड को जाने का, और दूसरा फूड को जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, फेरिंग जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके थ्रू एसोफेगस में फूड को भेजता है, ये फेरिंग्स फूड को लेके जाता है। और ये हेल्प करता है हेयरिंग प्रॉब्लम, मतलब सुनने में मदद करता है। फिर लैरिंग्स की अगर बात करें तो लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लैरिंग्स जो होता है हाइवाइड बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स जो होता है हाइवाइड बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स में जो होता है थायराइड ग्लैंड्स जो होती है, लैरिंग्स से जो थायराइड ग्लैंड जिसको एडम एप्पल भी बोलते हैं वो अटैच रहती हैं। थायराइड ग्लैंड और एडम एप्पल जो होते हैं अटैच रहते हैं। इपीग्लोटिस, अगर इपीग्लोटिस की बात करें, अभी मैंने आपसे पहले बताया था ना, कार्टिलेजिनस फ्लैप था उसी की, जो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, जो लीफ शेप का होता है, लीफ शेप का एक ढक्कन बनाता है, फ्लैप बनाता है, ढक्कन बनाता है, जो कि विंड पाइप को फूड जाने से रोकता है। फूड को जो है विंड पाइप में अगर चला जाता है तो दिक्कत होती है, इसीलिए इसमें जो होता है एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, ढक्कन टाइप होता है जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो फूड पाइप विंड पाइप में जो है विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। फंक्शन करें अगर बात करें लैरिंग्स से क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो मेन फंक्शन होता है वॉइस प्रोडक्शन का, वॉइस प्रोडक्शन का मेन फंक्शन होता है। और वॉइस की जो वॉल्यूम होती है, कितनी वॉल्यूम कहते हैं, कितनी वॉइस कितनी तेज़ होगी, कितनी वॉल्यूम होगी, ऐसा जो अगर डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वॉइस, वॉइस को जो है डिटरमाइन करता है, और वॉइस की जो है टोन को निर्धारित करता है। लैरिंग्स जो है वॉइस की टोन को भी निर्धारित करता है, तेज होगी या कम होगी। फूड को जो है विंड पाइप से, लैरिंग्स का फंक्शन होता है फूड को विंड पाइप में जाने से रोकना, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकना। फिर वोकल कार्ड, ये जो वोकल कार्ड लैरिंग्स का ही, मतलब लैरिंग्स से ही अटैच पार्ट होता है वोकल कार्ड, लैरिंग्स का ही, जो कि एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। लैरिंग्स का जो वोकल कार्ड होता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव से टिश्यू से बना होता है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड की अगर बात करें तो थायराइड कार्टिलेज से अटैच रहता है। वोकल कार्ड जो होता है थायराइड कार्टिलेज जो होते हैं, जो कि लैरिंग्स से अटैच रहती है, उससे जो है वोकल कार्ड अटैच रहता है। इस संख्या में 2 होते हैं, वोकल कार्ड संख्या में 2 होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जब दोनों वोकल कार्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब जब दोनों वोकल कार्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित होते हैं, तो जो है एयर को जाने का रास्ता जो है बंद कर देते हैं। एयर का जो जाने का रास्ता होता है उसे बंद कर देते हैं। जब एयर जाने का रास्ता बंद हो जाता है तो एयर फोर्सफुली निकलती है। जब एयर का रास्ता तो बंद हो जाएगा तो एयर जो है फोर्सफुली निकलती है, फोर्सफुली निकलेगी तो जो वोकल कार्ड होते हैं वो कंपन करते हैं, उसमें वाइब्रेशन होता है। जो वोकल कार्ड होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं ना, 2, उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के थ्रू जो वॉइस प्रोड्यूस होती है। जब एयर फोर्सफुली निकलती है तो उसमें वोकल कार्ड में वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू वॉइस प्रोड्यूस होती है। लोअर पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन की अगर बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले ट्रेकिया आता है। लोअर पार्ट में सबसे पहले आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया की अगर बात करें तो ट्रेकिया 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया की लेंथ जो है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। लैरिंग्स से फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक ये ट्रेकिया फैली रहती है। लैरिंग्स की लेंथ की बात करें 10 से 11 सेंटीमीटर तो होती है, 10 to 11 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कहाँ तक लैरिंग्स से स्टार्ट होती है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक चलती है, मतलब समाप्त होती है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो है ट्रेकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। जब ट्रेकिया डिवाइड होती है, वो डिवाइड होती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर, तो वहाँ पे जो जब डिवाइड हो जाती है तो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती है। ट्रेकिया पे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं।
ट्रेकिया पे सी शेपी कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, जो कि हाइलीन कार्टिलेज की बनी होती हैं। जिनका मेन फंक्शन की अगर बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाना। जो कार्टिलेजनस रिंग होती हैं उनकी संख्या की अगर बात करें तो 16 से 20, 16 to 20 संख्या में ये होती हैं नंबर्स में। और ट्रेकिया में है स्यूडी स्टेटिफाइड कोलमनार इपिथीलिया पाई जाती हैं। स्यूडो स्टेटिफाइड कोलमनार इपिथीलिया जो है पाई जाती हैं ट्रेकिया में, जिसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल जो है म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं और ट्रेकिया को जो म्यूकस होता है वो ट्रेकिया को नम रखता है, स्मूथ रखता है। अगर फंक्शन की बात करें ट्रेकिया के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो मेन फंक्शन की अगर बात करें तो ईयर जाने का रास्ता देता है। ट्रेकिया जो है एयर को जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है और डस्ट पार्टिकल को लंग्स में जाने से रोकता है थ्रू सीलिएटेड इपिथीलिया के। ये ट्रेकिया है। तो ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जो कि ये जो होता है ये यहाँ से डिवाइड होती है, फिर तो थोरेसिक वर्टिब्री के सामने से डिवाइड होती है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर लोअर ब्रोंकियोल आते हैं। लोअर ब्रोंकियोल, देन एल्वियुलर डक्ट जो एल्विलाई से अटैच रहते हैं, ये एल्विलाई होती है, जो कि साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज की साइड्स होती है। फिर इसके बाद आता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ना, ट्रेकिया जो डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में। तो इसके बाद ब्रोंकाई की अगर बात करें तो ब्रोंकाई ट्रेकिया जो इंड से डिवाइड होती है उससे हम ब्रोंकाई बनती है। लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होता है। इनको ब्रोंकस भी कहा जाता है। इसमें सीलिएटेड कोलुमनार इपिथीलिया भी पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं सीलिएटेड कोलुमनार इपिथीलिया। इनका फंक्शन की अगर बात करें तो ये एयर को नम और गर्म करके रखती हैं। फिर ब्रोंकियोल्स की बात करें तो जो ब्रोंकाई होते हैं फिर सब डिवीज़न में डिवाइड होती हैं तो ये पतली पतली नली बनाती हैं, जो कि ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। ब्रोंकियोल्स जब ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन करता है। ब्रोंकियोल्स में क्यूबोइडल इपिथीलिया से बनी होती है। ब्रोंकियोल्स जो हैं क्यूबॉइडल इपिथीलिया से बनी होती हैं। देन एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई की अगर बात करें तो एल्वुलाई जो है अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है। एल्वुलाई जो है अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है, जो ब्लड कैपिलरीज के सघन जाल से मिलकर बनी होती है। एल्वुलाई जो होती हैं एल्व्यूलर डक्ट्स के इंड पे लगी रहती हैं, सैक के समान लगी रहती हैं। एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के मध्य जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके जो है एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के ही दोनों के मध्य में गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर नंबर ऑफ एल्वुलाई की बात करें तो 300 मिलियन एल्वुलाई, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वुलाई पाई जाती है। 300 मिलियंस एल्वुलाई जो है पाई जाती हैं लंग्स में। अब बात करेंगे लंग्स की, तो लंग्स एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, 1 पेयर पाए जाते हैं। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो कि 1 पेयर संख्या में पाए जाते हैं और थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। अगर बात करें ये प्रोटेक्ट रहता है थोरेसिक केज या रिब केज, जो रिब्स होती हैं उसको बचा के रखती है, जिसको हम थोरेसिक केज या फिर रिब्स बोलते हैं, रिब्स केज। और शेप की अगर बात करें तो लंग्स का जो शेप होता है कोन शेप होता है। अभी वेट मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। लेफ्ट लंग्स का वेट जो होता है 575 ग्राम्स होता है, 575 ग्राम, और राइट लंग्स का होता है 625 ग्राम्स होता है। लंग्स की अगर लेयर की बात करें तो लंग्स में जो है जो प्रोटेक्ट करती है लेयर पाई जाती है, जिसको हम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम लंग्स की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन जो होते हैं 2 लेयर से मिलके बनती है। प्लूरा मेम्ब्रेन जो है 2 लेयर से बनती है। प्लूरा मेम्ब्रेन एक विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है और पैराइटल प्लूरा जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। विसरल प्लूरा इनर मोस्ट लेयर होती है, पैराइटल प्लूरा आउटर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन ये विसरल और पैराइटल जो
प्लूरा होती है उसके बीच में एक प्लूरल स्पेस पाया जाता है। प्लूरल स्पेस में जो होता है प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जिसका मेन फंक्शन होता है फ्रैक्शन को कम करना और शॉक एब्जॉर्बर। अगर चोट लगती है लंग्स मतलब थोरेक्स में मतलब कहीं पे चेस्ट में चोट लगती है तो लंग्स को बचाने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है फ्रैक्शन को कम करता है, और लेकिन शॉक एब्जॉर्बर चोट लगती है तो उसको एब्जॉर्ब कर देता है लंग्स, जिससे डैमेज नहीं होता है। तब इस स्ट्रक्चर में आपको बताएं हम लंग्स के बारे में, तो इसमें ये राइट लंग्स हो गया, ये जो है राइट लंग्स हो गया, ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स है। तो राइट लंग्स पे 3 लोब्स हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। अपर लोब मिडिल लोब को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और जो लोअर लोब और मिडिल लोब को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू फिशर। ये ऑब्लिक्यू फिशर होता है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। और अगर बात करें लेफ्ट लंग्स में तो ये होता है अपर लोब होता है, सुपेरियर लोब या फिर अपर लोब होता है, ये अपर लोब होता है, और ये जो होता है लोअर लोब होता है। इसके बीच में जो ये डिवाइड करता है अपर लोब लोअर लोब को, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू फिशर। और इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, ये पैराइटल प्लूरा आउटर लेयर हो गई, ये आउटर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। इसके बीच में जो स्पेस होता है, इसके बीच में स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। पैराइटल और विसरल के बीच में ये स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है और फ्रैक्शन कम करता है। अगर रिस्पायरेटरी मसल्स की बात करें तो रिस्पायरेटरी दो मसल्स होते हैं, रिस्पायरेटरी मसल जिनको बोलते हैं, जो कि रिस्पायरेशन में मदद करती हैं। पहली होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, फर्स्ट होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, दूसरी होती है डायफ्राम। फर्स्ट इंटरकॉस्टल मसल, दूसरी होती है डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल की बात करें तो गेरा पेयर मतलब गेरा जोड़ी जो है ये इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं, जो कि रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। रिब्स के बीच में गेरा जोड़ी जो है इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं, जो कि रिस्पायरेशन में मदद करती हैं। ये दो प्रकार से पाई जाती हैं, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है रिब्स के नीचे और पीछे की ओर पाई जाती हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं रिब्स के नीचे और आगे की साइड पाई जाती हैं। फिर डायफ्राम की बात करें तो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम जो है डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो है डिवाइड करता है डायफ्राम, जो कि डोम शेप का होता है। थोरेसिक कैविटी का बेस बनाता है। थोरेसिक कैविटी का जो है डायफ्राम बेस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके छत का फॉर्मेशन करता है, रूफ का फॉर्मेशन करता है। जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं एयर को, तब जो है चपट जाता है मतलब चिपक जाता है, सेट हो जाता है बिल्कुल डायफ्राम। लेकिन जब एक्सपायर करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो गुम्मद के समान फैल जाता है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करें, अगर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की, तो सबसे पहले अगर हम बताएं टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है नॉर्मल सांस, हम नॉर्मल अगर बैठे हैं तो कितनी सांस हम ले रहे हैं और कितनी सांस हम छोड़ रहे हैं, कितनी ले रहे हैं कितनी छोड़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, उसको ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml पर ब्रीथ होती है। 500 ml पर ब्रीथ होती है, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन हम 500 ml जो है नॉर्मल कंडीशन में एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। अगर टाइडल वॉल्यूम की पर मिनट की बात करें तो एक मिनट में 6 to 8 लीटर, 6 से 8 लीटर जो है हम एक मिनट में सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ देते हैं। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी हम सांस जो है फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, कितनी हम फोर्सफुली जो है सांस ले रहे हैं, एयर को हम ले रहे हैं, प्लस टाइडल वॉल्यूम 500 थी जिसको हम नॉर्मली ले रहे थे, लेकिन उसके साथ में जितनी हम फोर्सफुली ले रहे हैं, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, जो कि 2500 से 300 ml पर ब्रीथ होती है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हम कितनी फोर्सफुली छोड़ रहे हैं, कितनी एयर को हम फोर्सफुली छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
ERV जो कि 1100 से 1200 1000 से 1100 ml होती है। 1100 ml पर ब्रीथ होती है। फोर्सफुली हम कितनी छोड़ते हैं? एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml होती है। रिजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रिजिडुअल वॉल्यूम जैसे हमने सांस लिया और सांस को हमने छोड़ दिया, फोर्सफुली छोड़ दिया, सांस को लिया और फोर्सफुली हमने छोड़ दिया, लेकिन तब भी कुछ तो बच जाती है ना, लंग्स में कुछ एयर जो है बच जाती है। अगर लेते हैं ना तो कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 ml होती है। 1100 से 1200 ml होती है। सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं, फोर्सफुली छोड़ देते हैं, उसके बाद जो लंग्स में बच जाती है एयर, हम उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो 1100 से 1200 होती है। कैपेसिटीज़ की अगर बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलके जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलकर जो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मेशन करती है। फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी अगर बात करें तो रिजिडुअल वॉल्यूम जितनी लंग्स में बची और एक्सपायरेटरी कितनी हमने छोड़ दी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी। ये कैपेसिटीज हो गई। आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम बाईलैंग्वेज, मैंने इसीलिए हाथ से लिखा है बाईलैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में, जिससे आपको आसानी से समझ आए। ऐसी अगर नोट्स भी चाहिए और आगे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उस पर मैसेज करिए, वहाँ पे मैं दे दूँगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ हर एक वीडियो में, उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको इसी तरह से बाईलैंग्वेज रिटन नोट्स में लेक्चर आपको अपलोड कराता रहूँगा मैं। थैंक यू।